हेलो ऑल, वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल बिकॉज टुडे वी आर कमिंग टू द यूनिट नंबर 5 ऑफ योर डायरेक्ट टैक्स आईपीसीसी कोचिंग फ्रॉम द मॉड्यूल डायरेक्टली, जहाँ पे मैं सारे इलस्ट्रेशंस कवर कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम जो इलस्ट्रेशन के रिलेटेड कंसेप्ट्स है एंड एनी अदर कंसेप्ट्स विच आई फील आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट टू नो, वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, इसके पहले आई हैव डिस्कस्ड ऑल द अदर चैप्टर्स विच आर देयर एज पर योर मॉड्यूल, स्टार्टिंग विद योर बेसिक कंसेप्ट्स इन रेसिडेंशियल स्टेटस है, फिर आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम में आपका सैलरी, आपका आईएचपी, आपका पीजीबीपी, आपका कैपिटल गेन्स, तो वो सारे लेक्चर्स हो गए। उन सब में मॉड्यूल में जितने भी आपके इलस्ट्रेशंस है एंड आपके जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट्स एंड एलाइड कंसेप्ट्स भी है, वो सारे चीज़ कवर किए मैंने इन डेप्थ राइट फ्रॉम द मॉड्यूल डायरेक्टली। किधर से भी कोई अलग रेफरेंस बुक्स नहीं है, मॉड्यूल में जो है उसमें से ही। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड सी दैट लेक्चर्स, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट को मॉड्यूल से पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि एग्जाम्स में जो भी आते हैं वो मॉड्यूल से डायरेक्टली उठा के कभी कभार डालते हैं। सो डेफिनेटली एनी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि मॉड्यूल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक द वीडियोस, शेयर इट विद एनीवन हु विल नीड इट, हु विल gain benefit out of it, and if you are new to the channel please hit the subscribe button, it is very very free। ठीक है, तो I hope you are doing well and you're preparing well for your examinations। with that thing in mind, let us move to this particular unit which is unit 5 income from other sources। ठीक है, अभी इस ये चैप्टर जो है इसमें आपके उतने ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं हैं जो जितने डालने चाहिए थे आईसीआई को। However, concepts are very important। जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मोर ऑफ एक्सप्लेनेशन इज देयर फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग इलस्ट्रेशंस एज वेल एज योर एलाइड कंसेप्ट्स। ठीक है, स्टार्टिंग विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपके देखो, एक बात देखो बेटा, जिधर भी 5 हेड ऑफ इनकम में अगर कोई भी इनकम दूसरे हेड्स में स्पेसिफिकली फिट नहीं होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होने वाले हैं? वो आपके होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, सीधा सीधा टैक्स लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ रेसिडुअल एरिया फॉर द गवर्नमेंट, दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक एरिया कि अभी इधर ये होएगा तो इधर आने का, ऐसा नहीं है। जब बाकी हेड्स ऑफ इनकम में आप नहीं फिट होते हो और अगर वो जो आपको इनकम मिला है इट्स इन द नेचर ऑफ एन अर्निंग्स, इट्स अ नेचर ऑफ रेवेन्यू फॉर यू, तो डेफिनेटली वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स किया जा सकता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स विद दैट। ओके, नाउ इफ यू सी दिस इज अ प्रोफॉर्मा व्हिच इज गिवन टू यू, दिस यू कैन रीड, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्शन, एनी इनकम, प्रॉफिट्स और गेन्स includable in the total income of an assessee which cannot be included under any of the preceding heads of income, जैसे आपका salary, IHP, PGBP and capital gains, is chargeable under the head income from other sources। Thus, this head is a residuary head of income and brings within its scope all taxable income, profits or gains of an assessee which fall outside the scope of any other head। Therefore, when any income, profit or gain does not precisely fall under any other specific heads of income but is chargeable under the provisions of the act, it would be charged under this head। ठीक है, वेरी सिंपली उन्होंने बता दिया है यहाँ पे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन 145 जो है वो आपको बोलता है कि वेदर यू इट इज अप टू द असेसी, तुमको मर्केंटाइल बेसिस मतलब अक्रूअल बेसिस, मिलने वाला होगा तो भी आज के तारीख में टैक्स करो, मिल गया है तो भी आज के तारीख में टैक्स करो, एंड जो आपका रिसीट बेसिस होता है, कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस होता है, तो मर्केंटाइल इज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो आप रेगुलरली आपका एएस, इंडियस वगैरह फॉलो करते हो। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नथिंग बट जितना मिला उतना मैं ऑफर करूंगा टैक्स के लिए, जितना नहीं मिला उतना ऑफर नहीं होने वाला। सो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे बोल दिया इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी, जो आप रेगुलरली फॉलो करते हो। ऐसे नहीं कि आप पीजीबीपी में आप मर्केंटाइल बेसिस करते हो और इन अदर सोर्सेज में आप कैश बेसिस करते हो, नहीं ना, वो नहीं चलेगा। ऐसा भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे मर्केंटाइल है उधर कैश बेसिस, नहीं,
आपके पूरे इनकम के फॉर्मेट में ओनली वन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शुड बी देयर, आइदर मर्केंटाइल और कैश बेसिस। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो रेगुलरली फॉलो करते हो उसके हिसाब से चलो तुम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर देखो क्या दिया, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 56 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि इसके पहले सेक्शन 55 आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिच इज कवर्ड इन कैपिटल गेन्स का चैप्टर। सो डू गो एंड सी दैट लेक्चर फॉर वंस। हाँ, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम की बात करें यहाँ पे देखो, डिविडेंड मतलब जो भी डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टर्म डिविडेंड एज यूज्ड इन द एक्ट हैज अ वाइडर स्कोप एंड मीनिंग दैन द जनरल लॉ। तो जैसे कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो that dividend is taxable under income from other sources. Now deemed dividend के प्रोविजन है 222A to 222F extremely important है deemed dividend, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले में 222A दिया है, B दिया है, C, D और यहाँ पे E आता है। Now E is the most important part of deemed dividend provision, जहाँ पे आपको क्या लिखा है, I'll explain it to you. Now एडवांस और लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होता है बेटा, वो समझ लो पहले, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ये सर क्लोजली हेल्ड कंपनी इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी। नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जहाँ पे शेयर होल्डर्स फैमिली है, ठीक है, फैमिली के अंदर ही है, ऑल नोन पर्सन्स टू ईच अदर, ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स एक दूसरे को जानते हैं, देयर इज अ मोर इनफॉर्मल रिलेशन अमंग द शेयर होल्डर्स, तो उसको क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी बट लिटिल डिफरेंट देन व्हाट अ प्राइवेट कंपनी कुड अदरवाइज ऑल्सो बी। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लोजली हेल्ड कंपनी जैसे मैंने आपको बोला, इट इज समथिंग जैसे फैमिली इज देयर, तो अभी फैमिली जिधर होता है तो वो क्लोजली हेल्ड कंपनी हो गया। अभी अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को देखोगे, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी को देखोगे जहाँ पे हो सकता है कि एक शेयर होल्डर इज नॉट रिलेटेड टू अनदर शेयर होल्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर होल्डर इज योर मिस्टर ए, दैट मिस्टर ए शुड नॉट नेसेसरली नो मिस्टर बी, ऐसा की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मिस्टर ए शुड नो मिस्टर बी। So in that particular case, it is possible that that type of a company is a private company. Now, any payment by a company in which the public are not substantially interested of any sum by way of advance or loan to any shareholder who is the beneficial owner of 10% or more of the equity capital of the company will be deemed to be dividend to the extent of the accumulated profits. If the loan is not covered by the accumulated profits, it is not deemed to be dividend. क्या बोल दिया यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी में, ठीक है, अब वो कंपनी मेरे को डिविडेंड नहीं दे रही है, बट वो कंपनी क्या दे रही है, वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी क्या कर रही है, मेरे को लोन दे रही है। सो इफ से इन अ कंपनी ए आई एम अ शेयर होल्डर, आई एम होल्डिंग 20% ऑफ द कंपनीज कैपिटल, ठीक है, 20% का इन्वेस्टमेंट है मेरा उसमें। तो अभी कंपनी मेरे को डिविडेंड के नाम पे नहीं दे रही है पैसा, मेरे को लोन के नाम पे दे रही है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इट इज क्लियरली टू अवॉइड टैक्स, ठीक है, टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए ये डिविडेंड के जगह पे इट इज बीइंग शोन एज अ लोन सो दैट द शेयर होल्डर डज नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। बट दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज व्हाट इज कवर्ड बाय 222E, जहाँ पे बोलता है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है तो जो शेयर होल्डर है उसके लिए ये पूरा का पूरा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा एंड दैट विल बी टैक्स फॉर हिम, ठीक है, डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा एंड दैट विल बी टैक्स फॉर हिम। अगर ऐसा होने वाला है तो क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहले बोल दिया है कि ही शुड बी अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ 10% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का 10 और मोर % होना चाहिए। देन बोल दिया है सपोज कंपनी ने मेरे को 40 लाख लोन दिया, ठीक है, तो मेरा तो डीम्ड डिविडेंड 40 लाख हो जाएगा बिकॉज आई एम होल्डिंग 20% ऑफ द कैपिटल। नाउ 40 lakhs is the amount of loan the company has given to me. Now the company has an accumulated profits, that is basically reserves and surplus. कंपनी के बुक्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिख रहा है बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के बुक्स में दिख रहा है 25 lakhs, ठीक है। तो मेरे हाथ में डीम्ड डिविडेंड कितना टैक्स हो जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ द accumulated profits in the books of the company 25 lakhs will be taxable for me even though I have received 40 lakhs, ठीक है। If the loan is not covered by accumulated profits, it is not deemed to be dividend. यही अगर 25 lakhs की जगह पे -25 lakhs है, कंपनी के बुक्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव है, -25 lakhs है, then in that case जो 40 lakhs का लोन जा रहा है ना, that will not be taxable for the shareholder. आप ही सोचो अगर कंपनी में खुद रिजर्व्स एंड सरप्लस ही नेगेटिव है तो पैसा किधर है, अगर पैसा ही नहीं है तो लोन कहाँ से पास होएगा। तो इट इज़ दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जहाँ पे जो पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको एक्सक्लूड कर दिया कि हम अगर रिजर्व्स ही नेगेटिव है तो कहाँ से वो उसको लोन देगा।
दैट टाइप ऑफ एन अप्रोच. सो दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर होगा तो इन दैट केस सामने वाले शेयर होल्डर के लिए वो टैक्स हो जाएगा लोन अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. एडवांस और लोन बाय क्लोजली एंड कंपनी टू स्पेसिफाइड कंसर्न. अभी इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं. अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं जो हूँ ये कंपनी में एटलीस्ट 10% है उससे ज़्यादा रख रहा हूँ एंड मेरा कोई और कंसर्न है. कंसर्न मतलब क्या, जैसे HUF फर्म, AOP, BOI या दूसरा कोई कंपनी है. अगर मेरे कोई ऐसे टाइप ऑफ कंपनीज और भी हैं जहाँ पर मैं एटलीस्ट 20% ऑफ द शेयर ऑफ इनकम ऑफ दैट कंसर्न रखता हूँ वहाँ पर, तो यहाँ ये वाले कंपनी A में मेरा 20% है, ठीक है, विच इज़ मोर देन 10%. और एक कंपनी B है जहाँ पे मैं 35% होल्ड करता हूँ. तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये जो मेरा कंपनी A है वो कंपनी B को लोन देती है, ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो सामने वाली कंपनी B है उसके लिए भी डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, वही लिखा है. एनी पेमेंट बाय अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड टू एनी कंसर्न in which a shareholder having beneficial ownership of at least 10% or more of the equity shares is a member or partner and in which he has a substantial interest, that is at least 20% of the share of income of the concern will be deemed to be dividend. अच्छा एक सेकंड, सॉरी हाँ बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल दिया वो आपको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये पर्टिकुलर कंसर्न इज एनी, तो अगर in which will not sum to any person in which a shareholder having benefit on at least 10%, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अभी मैं कंपनी A में भले ही कितना भी शेयर होल्ड कराओ 1%, 2%, 20%, नो प्रॉब्लम, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि अगर मेरा कोई कंसर्न है जिसमें मैं एटलीस्ट 10% या मोर होल्ड कर रहा हूँ ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, या तो मेंबर या तो पार्टनर है, एंड उसके साथ अगर मेरे को वो पर्टिकुलर कंसर्न से मेरे को एटलीस्ट 20% शेयर ऑफ इनकम ऑफ द कंसर्न है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो मेरा सामने वाली कंपनी से वो कंसर्न में लोन जा रहा है ना, तो वो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा. किसको, वो पर्टिकुलर कंसर्न को, ठीक है. तो यहाँ पे वो वाला एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है कि अगर मेरे पास भले मेरी कंपनी A में 10% से कम है, ठीक है, से 5% है, ठीक है, लेकिन मेरा सामने वाला एक कंपनी है जहाँ पे मेरे को 10% या मोर बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इक्विटी शेयर्स में और मेरे को वो पर्टिकुलर कंसर्न से 20% इनकम भी मिलता है. तो इन दैट केस अगर ये कंपनी A जो है वो कंपनी B को ऐसे केस में पैसा देती है, तो सामने वाली कंपनी B या फिर पार्टनरशिप B या फिर HUF B, AOP B या फिर BOI B, उसको क्या माना जाएगा, उसके लिए वो डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा. ये बताया गया ये वाले पैराग्राफ में, ठीक है. Also, any payments by such closely held company on behalf of or for the individual benefit of any such shareholder will also be deemed to be dividend. However, in both cases the ceiling limit of dividend is to the extent of accumulated profits, ठीक है. तो अगर वो जो कंपनी लोन दे रही है वो लोन मेरे इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए है या फिर वो कंपनी के लिए, ठीक है, तो भी वो नॉट अलाउड है. इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय बिकॉज इट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसा हो रहा है, तो उसको मना कर दिया गया है. दे आर नॉट अलाउिंग एनी टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी लोन्स टू बी गोइंग फ्रॉम हियर एंड देयर बिकॉज द फंड्स विल बी मिसयूज्ड. दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. तो सामने वाले कंसर्न के लिए भी डीम्ड डिविडेंड है, यहाँ पर स्पेसिफाइड कंसर्न के लिए भी और यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए, दोनों जगह पे कंसर्न कर लिया, ठीक है. अभी अब मेरे को बताओ ये जो कंसर्न रहेगा, ठीक है, अगर ये कंसर्न सपोज ये क्लोजली हेल्ड कंपनी निकला, तो अगर वो कंपनी जिसको सामने वाली कंपनी से लोन मिला है वो अपने ये वाले शेयर होल्डर को वो पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो अगेन ये 10% वाला पॉइंट से ये शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड, जैसे अभी कंपनी A है, कंपनी A ने कंपनी B को लोन दिया जिसमें ये एक शेयर होल्डर X है, वो X वहाँ पे 10% या ज़्यादा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है एंड 20% या मोर शेयर ऑफ इनकम है. तो कंपनी A ने कंपनी B को लोन दिया है और ये पर्टिकुलर जो लोन मिला ये कंपनी B के लिए क्या हो जाएगी, डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है. अब ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए डीम्ड डिविडेंड हो जाएगा एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये कंपनी जो है वो अगर इनको फर्दर देती है, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर जो कंपनी B है वो अगर मिस्टर X को ये पर्टिकुलर अमाउंट देती है एज अ लोन, तो सिंस मिस्टर X भी वहाँ पे 10% या ज़्यादा ओन करे बेटा, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर X को भी वो डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन अंडर 222E में क्लियरली लग जाएगा, ठीक है. चलो बहुत बढ़िया. नहीं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोला है कि इन बोथ द केसेस द सीलिंग लिमिट ऑफ डिविडेंड इज टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, क्योंकि 222E में ही बोल दिया है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स.
देन एक्सेप्शंस की बात करते हैं, द फॉलोइंग पेमेंट्स और लोन गिवन वुड नॉट बी डीम्ड एज डिविडेंड। ठीक है, फॉलोइंग पेमेंट लोन, अगर आप लोन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर कोई एसबीआई बैंक अगर लोन देती है अपने शेयर होल्डर को, ठीक है, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट रेट वगैरह सब सेम है तो नो प्रॉब्लम। या तो डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट अ डीम्ड डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अगर मेरे केस में जो 40 लाख का मेरे को लोन दिया था, बाद में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड डिक्लेयर करते टाइम पे कंपनी मेरे को 50 लाख डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन कंपनी क्या बोलती है, तेरे को तो पहले से 40 लाख मिला हुआ है ना, तो हम लोग वो डिविडेंड को ऑफसेट कर रहे हैं, तेरे को सिर्फ फर्दर 10 लाख मिलेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस कंपनी ने ऑफसेट कर दिया वो लोन को डिविडेंड के अगेंस्ट, तो इन दैट केस वो डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होएगा शेयर होल्डर के हाथ में। Note, very important, subsequent repayment of loan or charge of interest at market rate does not make any difference in the applicability of 222E। ठीक है, आपको देखना चाहिए कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन शुड बी एट आर्म्स लेंथ इफ इट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे बैंकिंग कंपनीज को। बट अगर आप समझो सब्सिक्वेंट आप लोन रीपे कर, मैंने अभी 40 लाख का लोन रीपे कर दिया, नो प्रॉब्लम, मैंने इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दिया, नो प्रॉब्लम, वो सब कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन अगर कंपनी ने ऐसे वाले बंदे को सीधा पैसा उठा के दिया, डीम्ड डिविडेंड प्रोविजन खत्म। अगर कंपनी ने ऐसे कोई कंसर्न को पैसा दिया जिसमें मैं 10% ज़्यादा होल्ड करता हूँ एंड मेरे को 20% शेयर मिलता है, तो इन दैट केस खत्म, सामने वाले के डीम्ड डिविडेंड है, खत्म, दैट्स इट। तो एनी तरीके से व्हाट द लॉ इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इज कि कंपनी से पैसा एज अ लोन शुड नॉट गो टू पीपल हु आर बेनिफिशियली इंटरेस्टेड, बिकॉज कंपनी का मेन फंडा इज टू रेज बिजनेस, इज टू डू बिजनेस बाय यूटिलाइजिंग द फंड्स, तो उसको गलत तरीके से यूज नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन आइडियोलॉजी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, तो बेस्ड ऑन दिस वी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। यहाँ पे देखो, राहुल अ रेसिडेंट इंडियन होल्डिंग 28% इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, जैसे ही 28% दिख गया चेक करो कि क्या वो इक्विटी शेयर्स है, यस इक्विटी शेयर्स है। इन अ कंपनी took a loan of 5 lakh from the same company. On the date of granting the loan, the company had an accumulated profit of 4 lakhs. The company is engaged in some manufacturing activity. Is the amount of loan taxable as deemed dividend if the company is a company in which the public are substantially interested? बोलो, public substantially interested रहेगा तो क्या applicable है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर public substantially interested है मतलब वो बड़ी कंपनी है, अगर बड़ी कंपनी हो जाएगी तो in that particular case what will happen is more restrictions are applicable, more compliances are there, तो इसलिए ऐसे transactions होते ही नहीं है। हर एक छोटे छोटे transactions के लिए भी shareholder meeting होता है, तो ये सब possible नहीं होता है बड़े कंपनी में, इसलिए exclude किया गया है। तो अगर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है तो क्या होगा, ये डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। पढ़ते, एनी पेमेंट बाय कंपनी अदर देन अ कंपनी विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड of any sum by way of advance or loan to an equity shareholder being a person who is the beneficial owner of shares holding not less than 10% of voting power is deemed as dividend under section 222E to the extent the company possesses accumulated profits. पहले केस में the provisions of 222E however will not apply where the loan is given by the company in which the public are substantially interested. In such a case the loan would not be taxed as deemed dividend. I hope you are very clear बेटा। Second question में क्या बोल दिया, what would be your answer if the lending company is a private limited company which is not a company, that is a company in which the public are not substantially interested। ठीक है, तो अगर पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं तो प्राइवेट कंपनी होगा, तो प्राइवेट कंपनी तो हम पढ़ के आ रहे हैं ऊपर पूरा, तो क्या ये मोर देन 10% होल्ड करता है बेटा, यस। तो क्या ये कितना लोन लिया, 5 लाख लोन लिया, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना 4 लाख, तो इसके हाथ में कितना डिविडेंड लगेगा, 4 लाख लग जाएगा, पढ़ लिया। However, if the loan is taken from a private company, that is a company in which the public are not substantially interested, which is not a company where lending of money is a substantial part of business, whether it is covered by exceptions, you should check it. तो एक्सेप्शंस में तो कवर नहीं है ना ये वाला एस्पेक्ट, ये वाला लोन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या सेट ऑफ किया है, ऐसा तो कोई से पॉइंट नहीं है of the company. The provisions of 222E would be attracted. In this case, since a company is a manufacturing company and not a lending company, Rahul holds more than 10% of the equity shares of the company. The provisions of 222E would be attracted. The amount chargeable as deemed dividend cannot, however, exceed the cumulative profits held by the company on the date of giving the loan. Therefore, the amount taxable as deemed dividend would be rupees 4 lakh, that is to the extent of accumulated profits. याद रखना यहाँ पर important line है, the amount chargeable as deemed dividend cannot exceed the accumulated profits held by the company on the date of giving the loan. Very 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 important. हो सकता है अगर मैं बुक्स को थोड़ा स्ट्रक्चर करना चाहूँ तो मैं रिजर्व्स को नेगेटिव बना सकता हूँ, ठीक है। अगर कुछ जेन्युइनली लॉस हो गया तो जिस दिन लॉस हो गया मैंने उस दिन डीम्ड डिविडेंड उठा लिया,
अब उस दिन डीम डिविडेंड उठा लिया, लोन ले लिया, तो मेरे लिए तो लोन डीम डिविडेंड जीरो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दैट accumulative profits are nil, are नेगेटिव रहेगा तो नो डीम डिविडेंड। वही तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो यही होता है बेटा। दिस टाइप ऑफ लूप होल्स आर देयर समटाइम्स विच यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लॉइट इफ यू आर गुड इन एनालिसिस ऑफ द सेम। अगर आप उसको एनालाइज करेक्टली कर सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली यूटिलाइज इट, ठीक है। बट यू शुड नॉट, बिकॉज इट इज रॉन्ग। द मेन मोरालिटी ऑफ द लॉ इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड दोज इन्वेस्टर्स जो आपके प्राइवेट कंपनीज में अगर सपोज डालते हैं थोड़े बहुत, तो उनको बचाने के लिए, विच इज नॉट करेक्ट। तो डेफिनेटली यू शुड नॉट डू सच स्टफ्स, ठीक है। सो दिस कवर्स योर फर्स्ट this. Then next we come to यहाँ पे 56 to 10, extremely important section of the entire income from other sources is section 56 to 10, ठीक है। क्या बोलते हैं? Any sum of money or value of property received without consideration or for inadequate consideration to be subject to tax in the hands of the recipient। तो अगर A ने B को कुछ भी दिया, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी दिया, या तो फ्री में दिया, फुकट का दिया, या तो फिर कम पैसे में दिया, जितना होना चाहिए था उससे कम में दिया, तब ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ रिसीविंग द सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, सेक्शन 56 to 10 brings to tax any sum of money or the value of any property received by any person without consideration or the value of any property received for inadequate consideration। तो जो B को ये प्रॉपर्टी या पैसा मिल रहा है, B के हाथ में गिफ्ट मान के उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को पैसा दिया, पैसा रोकड़ा, ठीक है, कैश या बैंक ट्रांसफर, वॉट एवर इट इज, मनी दिया बेसिकली। इफ एनी सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स 50,000, द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम इज चार्जेबल टू टैक्स। क्यों? क्योंकि अगर पैसा देते टाइम पे कुछ कंसिडरेशन ही नहीं है, ऐसे ही दे दिया। मैंने अगर बी को पैसा दे दिया, ठीक है, मैंने बी को 1 लाख रुपीज़ दे दिया, सॉरी 90,000 रुपये फॉर ऑड फिगर, 90,000 दे दिया, तो 90,000 इज मोर देन 50,000 बाय 40,000, ठीक है, 90,000 50 से ज़्यादा है। तो इन दिस केस जो बी को पैसा मिल रहा है दैट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फुल 90,000, द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है, फुल 90,000 विल बी टैक्सेबल टू चार्जेबल टू टैक्स। अगर ए ने बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया, जैसे लैंड दिया या बिल्डिंग दिया या दोनों दिया, ठीक है, अगर वो लैंड और बिल्डिंग उसने विदाउट कंसिडरेशन, ए ने बी को फुकट का दे दिया, ये ले भाई रख मेरा घर, ठीक है, तो ये जो घर दे रहा है उसको, अगर ये घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो होता है, अगर ये घर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 50,000, ठीक है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी टैक्स्ड एज इनकम। तो ये जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर समझो वो घर का, आजकल तो ज़्यादा ही रहेगा, घर का स्टैम्प वैल्यू से अगर 1 करोड़ रहेगा, तो 1 करोड़ पूरा का पूरा रेसिपिएंट के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा। यहाँ पर मेन क्या है कि ये 50,000 का लिमिट शुड एक्चुअली बी इंक्रीज, जेन्युइनली स्पीकिंग, क्योंकि वो 50,000 इज एक्सट्रीमली लेस फॉर टुडे का प्रॉपर्टी रेट्स, ठीक है। 50,000 इज नथिंग, मिनिमम एटलीस्ट एक 40-45 लाख होना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी रेट्स आर सो हाई। तो दिस इज लिटिल बिट नॉट अपडेटेड, बट ये होना चाहिए इन फ्यूचर। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर ए ने बी को एक घर दिया है, वो घर देने के टाइम पे ए ने बी को से वो घर का वैल्यू 10 करोड़ था, लेकिन ए ने बी से सिर्फ 2 करोड़ लिया। इन दैट केस, if the consideration is less than the stamp duty value of the property and the difference between stamp duty value and the consideration, सबसे पहले consideration is less than stamp duty value क्या है? 10, 2 crore is less than 10 crore, absolutely sir, yes. And the difference between stamp duty value and the consideration, तो difference between stamp duty value and consideration कितना है बेटा? 10 crore minus 2 crore, 8 crores। वो 8 crore should be more than 50,000 and 10% of consideration, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कैसे हम देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 10 करोड़ का घर उसको मिला है 2 करोड़ में, तो सबसे पहले जो 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ का 10% निकालो, तो 2 करोड़ का 10% कितना है? 20 लाख, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंस जो हो सकता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन का, दैट शुड बी मैक्सिमम अप टू 2 करोड़ 20 लाख, ठीक है, दैट इज व्हाट द सेक्शन टॉक्स। तो अगर समझो अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8 करोड़ है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस को साइड में लिखो 8 करोड़। देन नेक्स्ट यू कैलकुलेट 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन। 50,000 एंड 10% कितना होता है? 50,000 एंड 20 लाख इन अवर एग्जांपल। तो 50,000 एंड 20 लाख विच एवर इज हायर, तो 20 लाख आ गया। नाउ इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज मोर देन दिस 2 फिगर्स, इन दोनों में से जो भी हमने हायर सेलेक्ट किया, जैसे 20 लाख,
then in that case the difference is fully taxable to the सामने वाला for income from other sources. So 8 crore is definitely more than the 20 lakhs. So that the difference between stamp duty value and the consideration shall be chargeable tax in the hands of the assessee as income from other sources. Very simple, ठीक है. तो पहले आप देखो कंसिडरेशन का 10% फिट करो इधर और 50,000 विचेवर हायर का लिमिट निकाल के रख दो साइड में. उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस निकाल के रखो. फिर वो जो डिफरेंस है इफ दैट इज मोर देन दिस पर्टिकुलर आइटम देन वो पूरा डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज IFOS. यहाँ पे क्या बोल दिया, वैल्यू टू बी कंसिडर्ड व्हेन वेयर. अभी ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऊपर बात करें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से डेट का लेने का सर, ठीक है. वैल्यू टू बी कंसिडर्ड वेयर द डेट ऑफ अग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. मतलब टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉसिबल टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. हो सकता है मैंने अग्रीमेंट ए ने बी के साथ आज किया लेकिन रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट का लेना चाहिए कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना चाहिए. तो यहाँ पे बोल दिया द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मे बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जो फर्स्ट डेट आते हैं, इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. If the date of agreement fixing the amount of consideration for the date of transfer for the transfer of immovable property and the date of registration are not the same, provided whole or part of the consideration has been received by way of account payee check or account payee bank draft or ECS electronic clearing system through a bank account or through such prescribed electronic mode on or before the date of agreement. तो अगर आज डेट ऑफ अग्रीमेंट है तो मेरे को आज या इसके पहले मिलना चाहिए था कुछ पैसा, सम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है. जैसे 10 अगर समझो 10 करोड़ का घर है तो मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपया मेरे को मिल जाते हैं ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट. कैसे, बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ECS, या फिर ये नीचे प्रिस्क्राइब मोड्स में जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे, ये सब के केस में मिल जाएगा. तो इन दैट केस माय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी विल बी टेकन एज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट. डेट ऑफ अग्रीमेंट क्यों? क्योंकि पीपल विल प्रेफर टू टेक इट पहले का ना. अगर हो सकता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत बढ़ गया 1-2 महीने में, बहुत सारे रोड्स वगैरह सब परफेक्ट कर दिया, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, तो वैल्यू तो बूम हो जाएगा, तो टैक्सेशन ज़्यादा हो जाता है. इसीलिए डेट ऑफ अग्रीमेंट का पीपल वुड लाइक टू हैव दिस ऑप्शन करके ये ऑप्शन फिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है. चलो नेक्स्ट. अब यही चीज़ था आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में था, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या एक पॉइंट बोल दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड बाय द एसएससी. अभी मैं एसएससी हूँ, मैं बोलता हूँ, ए बोलता है कि नहीं या बी बोलता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू करेक्ट नहीं है, तो ठीक है, तो एओ बोलता है तुम जाओ वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, और वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि ये कम होना चाहिए, तो हाँ मैं वो वैल्यू ले लेगा. अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है ज़्यादा होना चाहिए तो इन दैट केस जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वही हम ले लेंगे, हम लोग ज़्यादा वाला को नहीं लेंगे, ऐसा ऑप्शन दिया गया है. The assessing officer may refer the valuation of such property to valuation officer. If such value is less than stamp duty, the same would be taken for determined value of such property for computation of income under this heads in the hands of the buyer. ठीक है, अगर कम रहेगा तो कम ले लेंगे, अगर ज़्यादा बोलते हैं तो वो एसएससी के पास एक ऑप्शन रहता है कि we can ignore this particular valuation and go as per the stamp duty which is told. वो है, लेकिन आई थिंक वो अभी निकाल दिया गया उन्होंने. बट वी आर गोइंग ऑन द लेस वाला देगा. अगर वो कम करते हैं तो हम कम वाला लेंगे, नहीं करते तो हम लोग जो है वही लेंगे हम लोग, ठीक है. मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में एनीथिंग अदर देन लैंड और बिल्डिंग, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेन अदर देन है वो इधर आ जाता है. जैसे इफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन ही दिया नहीं है तो मेरा जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ रिसीट वुड बी टैक्स एज इनकम ऑफ द रिसीवेंट इफ इट एक्सीड्स 50,000. तो जो मेरा फेयर, जैसे अगर मेरे को समझो ज्वेलरी मिल गया, ठीक है, मैं ज्वेलरी क्यों बोल रहा हूँ मैं नीचे आके आपको बताऊंगा, ठीक है. तो अगर मैं ज्वेलरी बोलता हूँ तो ज्वेलरी अगर यहाँ पे मेरे को जो जिस दिन पे मिल रहा है, ज्वेलरी का वैल्यू अगर से 75,000 है, तो वो जो ज्वेलरी है वो क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? यस, एब्सोल्युटली. उसका फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000, एब्सोल्युटली. क्या मैं उसके लिए कुछ पैसा दे रहा हूँ? मेरे को ए ने बी को ज्वेलरी दे दिया, ले रख ले, कुछ पैसा नहीं चाहिए, तो मूवेबल प्रॉपर्टी मिल गया उसको. मूवेबल प्रॉपर्टी मिल गया उसको बिना कंसिडरेशन का, उसका फेयर मार्केट वैल्यू 75,000 एक्सीडिंग 50,000. एब्सोल्युटली. आर यू विथ मी? बी विथ मी, ठीक है. तो मैं फटाफट करूंगा ताकि आपका ब्रेन थोड़ा फास्ट चले. इज इट मोर देन 50? एब्सोल्युटली. तो मोर देन 50 तो टैक्स हो जाएगा. यस सर, होल अमाउंट वुड बी टैक्स, ठीक है. देन अगर
बी ने मेरे से बोला कि एक काम करना, तो मेरे को 10,000 रुपये दे इसके लिए, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट एफएमवी एंड सच कंसिडरेशन एक्सीड्स 50,000 देन द डिफरेंस वुड बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। अब बी ने मेरे को कितना बोला, 10,000 दे, जबकि उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 75,000 था। तो 75 माइनस 10, 65,000। इज 65,000 मोर देन 50,000 बेटा? यस, एब्सोल्युटली। डिफरेंस विल बी टैक्स्ड फॉर द मिस्टर बी। एप्लीकेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है यहाँ पे। 56 टू 10 अप्लाई कब होता है? कुछ भी मेरे को दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी मिलेगा किसी भी बंदे से, तो मेरे को 56 टू 10 अप्लाई कर रहे हैं। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 टू 10 वुड अप्लाई ओनली टू प्रॉपर्टी विच इज इन द नेचर ऑफ अ कैपिटल असेट ऑफ द रेसिपिएंट एंड नॉट ऑफ अ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए, ना ही आपका रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ द रेसिपिएंट। देयरफॉर ओनली ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट without consideration or for inadequate consideration would attract the provisions of section 56 to 10। तो यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है कि विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ही रहेगा, तभी ही एंड ओनली देन इट विल बी टैक्स्ड अंडर दिस सेक्शन। ओनली इन द नेचर ऑफ कैपिटल असेट, ओनली टू प्रॉपर्टी विच है नेचर ऑफ अ कैपिटल असेट, ये रहेगा तभी एंड ओनली तभी कैपिटल असेट के नेचर में रहेगा तो ही होने वाला है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कैपिटल गेन्स में भी देखा कि कैपिटल असेट क्या है, ठीक है। कैपिटल असेट क्या क्या है, उसके वेरियस टाइप, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, वो सब है ना, वो सेम चीज़ें यहीं पर भी लगते हैं। तो अगर वो कैपिटल असेट माना जाएगा तभी एंड तभी उस पर गिफ्ट ट्रांजैक्शंस आने वाले हैं, ठीक है। जैसे अगर कार मिल गया, ए ने बी को गाड़ी दे दिया, ठीक है। अब ए ने बी को गाड़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ए ने बी को गाड़ी गिफ्ट कर दिया। अब गाड़ी देते टाइम पे मूवेबल प्रॉपर्टी में उसने कंसिडरेशन लिया या नहीं लिया, क्या ये इधर टैक्स होएगा बेटा? आप सोच के बोलना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं एक थोड़े टाइम में आपको आंसर दे दूंगा इसका, ठीक है। नाउ द टेबल समराइज करता है, अगर मनी पैसा रोकड़ा मिल रहा है तो होल अमाउंट टैक्सेबल होएगा, अगर वो 50 से ज़्यादा है तो। मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन है तो पूरा का पूरा फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा है वो। अगर जो इनएडिक्वेट कम पैसे में दिया तो डिफरेंस जो है दोनों का, जैसे 75 का 10,000 में दिया तो 75 और 10 उसको बेनिफिट कितना हुआ, बेसिकली 65 का मिला, तो 65 50 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। इमूवेबल में भी सेम है, स्टैम्प ड्यूटी विद अगर कंसिडरेशन के लिए नहीं है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो टैक्स हो जाएगा। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए है तो जो डिफरेंस है वो 50,000 10% से हायर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं गाड़ी का बात करता हूँ, नहीं अभी भी नहीं आएगा, वो थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, अभी 56 टू 10 कभी अप्लाई नहीं होने वाला है। हाउएवर एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वुड बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ 56 टू 10। रिलेटिव, अगर कोई भी रिलेटिव से पैसा मिल रहा है या फिर ये जो भी ऊपर प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं वो कोई रिलेटिव से अगर मिलते हैं तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, नॉन टैक्सेबल होते हैं। या तो ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, शादी कर रहे हो, ठीक है, शादी करते टाइम पे जो भी मिलेगा वो नहीं होगा टैक्स। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, उसको विल या इनहेरिटेंस से मिल रहा है तो फिर इन दैट केस वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं एप्लीकेबल होगा। ये जो भी प्रॉपर्टी है इस पर ये सब अप्लाई नहीं होगा अगर विल या इनहेरिटेंस में मिल रहा है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ पेयर और डोनर एज द केस में भी, अगर वो हो रहा है कि शायद ये ए टपक जाएगा तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इधर जा रहा है, कंटेम्पलेशन हो रहा है, तो इन दैट केस नहीं होएगा, ठीक है। फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी अगर मिल रहा है तो नो टैक्स अवे। अभी ये जो एफ से लेके जे तक है ना, ये सब क्या बोलते हैं बेसिकली, सॉरी एफ जी एच एंड जे, आई नहीं, हाँ, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो एक किसी भी इंसान के फायदे के लिए बनाए गए, ठीक है, दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, तो इन दैट केस जो भी उसको सामने वाले को मिल रहा है बेनिफिट में उसके ऊपर IFOS नहीं लगेगा। जैसे कोई एक पढ़ते फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सब ये कैसे फंड या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, 1020, 1023C, ये देखो यहाँ पे 12AA, सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। 1023C, दीज ऑल आर चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो ये अगर ट्रस्ट से जो एक्चुअल में लोगों का फायदा करना चाहते हैं, अगर वो लोग पैसा देते हैं, अभी किसी गरीब को एक ट्रस्ट ने अगर समझो 80,000 कैश दिया उसके हेल्प के लिए, तो क्या वो सामने वाले को आप टैक्स लगाते बैठोगे? पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉन एप्लीकेबिलिटी कर दी है। देन बाय वे ऑफ अ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्ड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47, ये पढ़ लो जाके, मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया सेक्शन 47, ठीक है, कैपिटल गेन्स वाली वीडियो में। तो 47 का ट्रांसफर, जो ट्रांसफर ही रिगार्डेड नहीं होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्ड एज ट्रांसफर, जो ट्रांसफर होता ही नहीं है,
उस पे IFOS माना ही नहीं जाएगा। तो कैपिटल गेन एंड IFOS आर टू बी स्टडीड टुगेदर, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो अगर कोई कैपिटल असेट ही नहीं है तो ऊपर वाले प्रॉपर्टी इमूवेबल और मूवेबल में वो आने ही नहीं वाले। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ही नहीं रिगार्डेड है सेक्शन 47 के हिसाब से, तो भी उस पर ये वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये सेक्शन 56(2)(10) के। ओके, नेक्स्ट, एंड फिर सच क्लास ऑफ पर्सन एज में भी स्पेसिफाइड बोल दिया। फिर ये जो भी ये पूरा कोविड रिलेटेड है बेटा, तो अभी ये उतना रेलेवेंट नहीं होता है आपके लिए। ठीक है, बट आप पढ़ लेना डेफिनेटली। अब मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी क्या होता है? कैपिटल असेट ऑफ द एसएससी। एसएससी के लिए कैपिटल असेट होना चाहिए। ठीक है, वो रेवेन्यू आइटम नहीं होना चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो अगर वो कैपिटल असेट के नेचर में एसएससी के लिए आ जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो डेफिनेटली उसके लिए आईएफओएस का टैक्सेशन लग जाता है। A capital asset of the SSC, namely immovable property being land or building or both, shares and securities, jewelry, archaeological collection, drawing, painting, sculptures, any work of art, bullion. It also includes virtual digital asset. तो ये सारे चीज़ें जो आपके कैपिटल गेन के चैप्टर में दिए गए, ये सब यहाँ पे IFOS में डाल दिए। ठीक है, तो बेसिकली जो कैपिटल गेन में जो कैपिटल असेट्स बताए गए वही यहाँ पर भी डाले गए हैं। ठीक है, अभी इनको छोड़ के आपको कुछ भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी, हाँ गाड़ी का भी आता है गाड़ी, तो इस कार अ कैपिटल असेट? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताओ, इस कार अ कैपिटल असेट ऑफ द एसएससी? ठीक है, मैंने अपने बुक्स में तो कैपिटलाइज कर दी है, वो मत देखो। अकाउंटिंग में आप कैपिटलाइज कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। इट शुड बी कैपिटल असेट एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स के हिसाब से इस कार अ कैपिटल असेट? नो, इट्स नॉट, बिकॉज इट्स अ पर्सनल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। ठीक है, कैपिटल गेन के चैप्टर में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है। जब वो कैपिटल असेट ही नहीं है एज पर कैपिटल गेन्स, तो उसमें IFOS लगना ही नहीं चाहिए। मेरे को लैपटॉप मिला गिफ्ट में, ठीक है, मेरे को लैपटॉप, ए ने बी को लैपटॉप दिया, तो इज इट अ पर्सनल मूवेबल? हाँ पर्सनल है, बिजनेस के लिए यूज ही नहीं कर रहा है, मेरा बिजनेस असेट है ही नहीं वो। हाँ, अगर बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपका कैपिटल असेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो बिजनेस के लिए यूज ही नहीं कर रहा है, पर्सनल तो नहीं है ना। अगर बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो पर्सन से निकल जाता है, पर्सनल एंड मूवेबल होता है, तो बिजनेस एंड मूवेबल हो जाएगा, वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर गाड़ी भी बिजनेस में लेके आ रहा है, हाँ तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा वो चीज़ गिफ्ट में। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कैपिटल असेट डेफिनेशन शुड बी एज पर कैपिटल गेन का चैप्टर। तो कैपिटल गेन में जो कैपिटल असेट के डेफिनेशन दी है वही सेम डेफिनेशन के असेट्स यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अभी जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, कैपिटल असेट तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज डेफिनेटली है। ठीक है, बट डेफिनेटली अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में अगर वो डीलर हो जाता है तो वो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाता है। स्टॉक इन ट्रेड में ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा। इन अ नटशेल, जो कैपिटल गेन के चैप्टर में आपके कैपिटल असेट के डेफिनेशंस, कैपिटल असेट के टाइप्स दिए गए एंड एक्सक्लूजन्स दिए, वही चीज़ें यहाँ पर भी चिपक जाते हैं। एंड वही चीज़ जो सामने वाले बंदे को मिल रहे हैं, अगर वो कैपिटल असेट के डेफिनेशन में फॉल होते हैं तो ही सेक्शन 56(2)(10) अप्लाई होता है, वरना नहीं होता है। जैसे नहीं होता है वाले केसेस में कार मिला पर्सनल मूवेबल, लैपटॉप मिला पर्सनल मूवेबल, नहीं होएगा टैक्सेबल। ठीक है, नहीं होगा। ज्वेलरी मिला, डेफिनेटली ज्वेलरी तो पर्सनल होती है, बिजनेस में तो हाँ बहुत कम रहे, बिजनेस हो गया तो स्टॉक इन ट्रेड हो जाता है वो चीज़। ये हो सकता है, ये पेंटिंग्स का भी वो बिजनेस करता है, कलेक्शन एंड ट्रेडर ऑफ पेंटिंग्स, हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड, तो इन दैट पर केस नहीं लगेगा। बट अदरवाइज डेफिनेटली अगर कैपिटल असेट के डेफिनेशन में आ गया, आपके कैपिटल गेन चैप्टर के हिसाब से कैपिटल असेट बन गया हो, तो इन दैट केस IFOS लगने वाला है। ठीक है, अगर आप कैपिटल गेन के एक्सेप्शंस में आते हो यहाँ पे, तो डेफिनेटली इन दैट केस नहीं लगेगा। बट अदरवाइज द कैपिटल असेट के डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी आपको ये चीज़ गिफ्ट कर रहा है, ये असेट दे रहा है, तो सेक्शन 56(2)(10) अप्लाई हो जाता है। रिलेटिव, वेरी गुड डेफिनेशन, पढ़ते हैं यहाँ पे। रिलेट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए का सबसे पहले स्पाउस जो मिसेस बी रहेगी, ठीक है, मिसेस ए, सॉरी मिस्टर ए के स्पाउस अगर रहेंगे तो वो मिसेस ए रहेगी। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, अभी ए के भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, बी की भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मतलब ए के इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पेरेंट्स एक्स वाई, तो एक्स वाई के भाई बहन। एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे ए के पेरेंट्स एक्स वाई, ए के चिल्ड्रन सी डी। एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, बी के पेरेंट्स, बी के ग्रैंड पेरेंट्स, बी के बच्चे तो ए के ही बच्चे होंगे। ठीक है, इन अदर केसेस वो अलग हो सकते हैं।
स्पाउस ऑफ एनी पर्सन ऑफ द पर्सन रेफर टू इन 1 to 6 अबव। तो 1 to 6 में उनके स्पाउस, जैसे अभी ए के भाई बहन है तो ए के भाई बहन के स्पाउस, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताना, ए का भाई के बच्चे वो इधर कवर्ड नहीं है, ठीक है। ए के भाई के बच्चे, जैसे ए का नेव्यू नीस हो गया, नॉट कवर्ड, प्लीज अंडरस्टैंड, नेव्यू नीस आर नॉट कवर्ड बाय दिस। तो अगर ए ने अपने नेव्यू को गिफ्ट दिया तो क्या रिलेटिव के क्लॉज में उसको एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्लीज रिमेंबर, दीज आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स डेफिनेटली, बट एग्जाम में अगर घुमाना रहेगा तो ये रिलेटिव में पूरा घुमा सकते हैं। एक चार्ट बना दो और उसको याद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HUF एनी मेंबर दे रहा हो, अगर आप HUF बनाते हो, HUF के आप मेंबर हो, तो आप अगर HUF को गिफ्ट करते हो कोई प्रॉपर्टी और HUF आपको देती है नो टैक्स, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली एक्सेम्प्ट। ये कोविड के लिए ये ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ डीलर इन शेयर्स, याद रखना डीलर इन शेयर, जैसे आप देखोगे अभी ऊपर पूरा भाषण बोल के आया, स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा वो चीज़। A dealer in shares received the following without consideration during the previous year 24-25 from his friend। ध्यान रखना, जो A को मिल रहा है वो A के लिए कैपिटल असेट होना चाहिए। अगर जो A को मिल रहा है वो उसके कैपिटल असेट में नहीं आता है, जैसे उसके पर्सनल मूवेबल हो गया, अदर देन दैट हो गया, बिजनेस असेट मिल रहा है, इन दैट केस वो 56(2)(10) अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ए को जो मिल रहा है वो उसके लिए कैपिटल असेट होना चाहिए, मतलब वो उसका बिजनेस रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके लिए कैपिटल असेट के डेफिनेशन, मतलब जो कैपिटल गेन का चैप्टर है, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है वहाँ पे, वो होना चाहिए। तो एंड दो ओनली इन दैट केस 56(2)(10) इज एप्लीकेबल। ए को जो भी मिल रहा है दैट शुड बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल असेट, जो ऊपर भी दिया है एंड कैपिटल गेन्स के चैप्टर में भी, कीपिंग इन माइंड द एग्जेम्पशंस। तो उसके फ्रेंड क्यों इतना बोल रहा है? क्योंकि रिलेटिव नहीं है बेटा, फ्रेंड से मिल रहा है। सबसे पहले कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 रुपीज़ ऑन हिज एनिवर्सरी, तो एनिवर्सरी पे 75,000 मिल रहा है, तो क्या है उसकी शादी पे मिल रहा है? नहीं। तो क्या उसकी शादी पे नहीं मिल रहा, तो कैश गिफ्ट 75 मोर देन 50,000, यस, तो फुल्ली टैक्सेबल। देख लो, कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल एज इट एक्सीड्स 50,000, फुल 75,000 टैक्सेबल। बुलियन मिल रहा है, बुलियन मतलब गोल्ड का वो बड़ा पीस रहता ना वो, बुलियन। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 60,000 ऑन हिज बर्थडे। ये सब डेट वे सब बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, मेन चीज़ पे फोकस करो। बुलियन मिल रहा है, उसका बुलियन मतलब क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इज इट कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी? यहाँ पे देखो, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, ठीक है। तो ये कवर्ड है यहाँ पे। तो अगर ये कवर्ड है बुलियन, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 60,000। इज 60 मोर देन 50? एब्सोल्युटली। तो पूरा का पूरा 60 इज टैक्सेबल। एक लैंड मिला उसको, लैंड एट फरीदाबाद, ठीक है। दस लैंड मिला, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है ए को बी से। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 5 लाख है। बी हैड परचेज अ लैंड इन अप्रैल 2009, चलो ठीक है। तो ए को बी से लैंड मिला, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। अब ये जो 5 लाख रुपीज़ का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मिल रहा है, क्या ए ने उसके लिए कुछ भी पैसा दिया? नहीं दिया। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन के लिए मिल रहा है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मतलब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो 5 लाख है, 5 लाख इज मोर देन 50,000, फुल टैक्सेबल। देन ए परचेज फ्रॉम हिज सी, परचेज किया उसने सी से, हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर्स। अभी बी की बात नहीं हो रही है, सी की बात हो रही है, ठीक है। तो सी से उसने शेयर्स खरीदे, कितने? 1000 शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी खरीदा 400 पे। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच वाज 600 ईच ऑन दैट डे। तो ए ने सी से 600 रुपए का शेयर 400 रुपए में खरीदा था। अब ये जब खरीदा है, ए इज अ डीलर इन शेयर्स, ठीक है। क्या ए के लिए ये जो असेट आ रहा है, इज इट अ कैपिटल असेट? नो, ठीक है। अभी के लिए आप क्या सिंपल याद रखो, कैपिटल असेट मतलब जो ऊपर के प्रॉपर्टी में दिया गया है, ठीक है। अदर देन दैट आप उसको निकाल दो, या एंड डेफिनेटली आप ये चीज़ ध्यान में रखें। एक तो आप ये कैपिटल असेट का डेफिनेशन याद रखो, और ये वाला पॉइंट एक याद रखना। कौन सा वाला? ये वाला, एप्लीकेबिलिटी ओनली टू प्रॉपर्टी विच इज नेचर ऑफ कैपिटल असेट। सामने वाले एसएससी को जो मिल रहा है उसका बिजनेस रिलेटेड या फिर उसका स्टॉक एंड ट्रेड जैसा नहीं होना चाहिए वो चीज़, तो फिर 56(2)(10) अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए को सी से मिल रहा है, क्या वो ए के लिए कैपिटल एसेट है कि स्टॉक इन ट्रेड है? स्टॉक इन ट्रेड है सर, बिकॉज वो डीलर इन शेयर्स है।
तो अगर वो डीलर खुद डीलर इन शेयर्स हो गया तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा, ये उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा। क्या उस पर गिफ्ट प्रोविजन एप्लीकेबल, 56 टूटिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे? मैं उसको जनरली गिफ्ट प्रोविजन बोलता हूँ। तो नहीं होगा सर, एब्सोल्युटली नहीं होगा। तो डिफरेंट, तो यहाँ पर जो 200 इंटू 1000, 200 का फायदा हुआ ना एक हो, तो 200 इंटू 1000 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एनी गिफ्ट ट्रांजेक्शन बिकॉज वो स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। देन फिर क्या किया उसने, ए सोल्ड दी शेयर्स इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है। वो तो बिजनेस में सेल किया, वो बिजनेस में आएगा, वो अदर सोर्स में क्या करेंगे उसका, बेसिकली बिजनेस में जो भी बेचा उसने, जितने भी रेट पे बेचा रहेगा वो उसका परचेज कॉस्ट में उसका नेट प्रॉफिट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। फर्दर ऑन 1st November 2024 Mr. A took possession of property office building booked by him 2 years back at 20 lakhs। तो उसने एक प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया जो उसने 2 साल पहले 20 लाख में बुक किया था। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1st November 2024, जिस दिन उसने पोजेशन लिया, was 32 lakhs and as on date of booking was 23 lakhs। He had paid rupees 1 lakh by account pay check as down payment for the date of booking। तो यहाँ पे तो क्लियरली क्या बोले, उसने अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया था, ठीक है। उसने कितने में बुक किया था, 20 लाख में। मतलब समझो सामने वाले ने उसको कितने में बेचा, 20 लाख में बेचा, ठीक है। अब सामने वाले ने उसको 20 लाख में बेचा और उसने 1 लाख का अकाउंट पे चेक से दिया था। तो जब अकाउंट पे चेक से उसने पेमेंट कर दिया है तो इन दैट के स्टैम्प ड्यूटी वाले कौन से डेट का लोगे, डेट ऑफ अग्रीमेंट। एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट कितना है, ये तो पोजेशन डेट ऑफ बुकिंग, तो ये डेट ऑफ बुकिंग में कितना है, 23 लाख है, बराबर। तो 23 लाख विल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, करेक्ट, आर यू विथ मी। 23 लाख विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब हम लोग को देखना है कि गिफ्ट प्रोविजन से केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी एक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है फॉर कंसिडरेशन बट फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इन दैट केस सबसे पहला पॉइंट, तो वो 10% है 50,000 वाला प्रोविजन अभी अप्लाई कैसा होता है देखो। सबसे पहले कंसिडरेशन कितना दिया, ए ने 20 लाख दिया, उसका 10% कितना है, 2 लाख है। तो 2 लाख और 50,000 मेच्योर हायर, 2 लाख का लिमिट हो गया, वो बाजू में रखो। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा आया यहाँ पे, अग्रीमेंट का डेट वाला पॉइंट कंसिडर करके 23 लाख। तो 23 लाख और 20 लाख में कितना डिफरेंस है बेटा, 3 लाख है। तो इज 3 लाख मोर देन द डिफरेंस ऑफ 2 लाख, एब्सोल्युटली यस सर। तो पूरा का पूरा 3 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, पढ़ लो इधर, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा लाइव परफेक्ट एग्जांपल बता दिया 56(2)10 विद द अग्रीमेंट डेट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेशन होता है। सो यहाँ पे 3 लाख उसके लिए टैक्स हो जाएगा बेटा, एंड देन यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 9,35,000। So you have to remember whenever any assessee is receiving any asset, whether it is movable property or immovable property, जिसको मिल रहा है उसके लिए वो पर्टिकुलर असेट कैपिटल नेचर का होना चाहिए। कैपिटल असेट मतलब वो जो ऊपर के डेफिनेशंस दिए गए असेट में, वो डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए। अगर वो जो उसको मिल रहा है वो उसका स्टॉक इन ट्रेड जैसा होता है तो वो एक्सक्लूडेड होता है, उसके लिए कैपिटल असेट का नेचर में होना चाहिए। बट डेफिनेटली कैपिटल असेट ऑलरेडी एक्सक्लूड्स पर्सनल मूवेबल, स्टॉक इन ट्रेड, तो वो सब नहीं होएगा यहाँ पे कंसिडर, ठीक है। देन अभी ये कैपिटल गेन्स भी है फॉर AY 25-26। अभी यहाँ अच्छा नीचे कुछ और भी है। ऑन 1st March 25 ही सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 7 लाख। अभी उसने 1 मार्च को बेच दिया। उसने कब खरीदा था, अभी 1 मार्च को जब बेचा तो डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, इट इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये सब मैंने कैपिटल गेन में आपको एक्सप्लेन किया, प्लीज गो एंड सी द वीडियो, इट इज वेरी 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 इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो फिर डेफिनेटली आपको ये सब पॉइंट समझने में, कैपिटल गेन का पॉइंट समझने में तकलीफ हो सकता है। प्लीज जाके देखो, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए कैपिटल गेन में। तो ही सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर 7 लाख रुपीज़। तो अभी उसने डेट ऑफ ट्रांसफर इज आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो 7 लाख में बेचा उसने। एंड आफ्टर में बेचा है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, 24 मंथ्स हो जाते हैं, ठीक है। तो 24 मंथ्स मतलब उसको कभी मिला 1 नवंबर, हाँ, तो 1 नवंबर 24 से लेके 1 मार्च, इट इज वे लेस देन 24 मंथ्स। तो इन दैट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। सेल कंसिडरेशन 7 लाख एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने में लिया उसने, 5 लाख। नाउ दिस इज ऑल्सो कवर्ड सेक्शन 49(4) में मैंने ये कवर किया है वो वीडियो में, जहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी असेट किसी बंदे को मिलता है जिस पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2)10 अप्लाई होते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द इनकम विच वॉज चार्जेबल अंडर द हेड IFOS, सॉरी।
तो यहाँ पे इसका इनकम कितना हो गया था, 5 लाख हो गया था, तो यही असेट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपने IFRS में इनकम दिखा है वही आपका कॉस्ट हो जाता है यहाँ पे। ये सही देखो सेक्शन 494 में लिखा है 7 lakh 5 lakh and short term capital gains since the period of holding is less than 24 months. Why 24 months? Because 23rd जुलाई में अमेंडमेंट आया था कि अभी वो 24 months and 12 months ही है, 36 months निकाल दिया गया है। The resulting capital gain will be short term capital gain since for calculating the period of holding, the period of holding of previous owner is not to be considered. This is as per section 49(4) लिखा है वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक टैक्सेबिलिटी फॉलोइंग हैंड्स में देखते हैं 56 टू 10 अप्लाई होता है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, वेदर जो इसको भी प्रॉपर्टी मिल रहा है वो कैपिटल असेट का उधर डेफिनेशन में है कि नहीं है। अगर वो कैपिटल असेट है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अखिल HUF एक HUF है, it received 75,000 in cash from the niece of Akhil. Niece of Akhil, मैंने अब भी ऊपर भाषण दिया था, daughter of Akhil sister. Akhil is the कर्ता of the HUF। ठीक है, तो एक HUF को उसके मेंबर के नीस से पैसा मिला है। ठीक है, मेंबर के नीस से। नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज इन केस ऑफ HUF में, सिंस आई हैव डन LLB एज वेल, मेरे को HUF का आइडिया है। अभी HUF कैसा होता है, HUF में क्या होता है कि जो डॉटर रहती है, इवन आफ्टर मैरिज द डॉटर इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द HUF, बट डॉटर के जो फर्दर चिल्ड्रन होते हैं दे आर नॉट टेकन इन द पार्ट ऑफ द HUF बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मेंबर बना सकते हो बाद में बाय एग्रीमेंट, बट बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो सिंस यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो वी विल अज्यूम दैट द niece is not a member of the HUF, and if she is not a member of the HUF, she has given 75,000 to the HUF, so HUF को 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है। In that particular case, it will be taxable। ठीक है, without from non-relative is taken as this. Mr. Akhil's sister is not a relative of Akhil HUF since she is not a member, and why she is not a member? क्योंकि बोला नहीं है। एंड ये मेंबर कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर डॉटर के चिल्ड्रन होते हैं तो उनको मेंबर बनाना पड़ता है, अगर सन के चिल्ड्रन होते हैं तो बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं। दिस इज रिटन इन द HUF, बट डेफिनेटली द डॉटर विल बी अ पार्ट ऑफ द HUF इवन आफ्टर शी इज मैरिड। दिस इज व्हाट इज रिटन इन HUF लॉ। देन नितिशा एक मेंबर ऑफ हर फादर्स HUF, ठीक है, ट्रांसफर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी टू द HUF विदाउट कंसिडरेशन। द स्टैंड ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। तो ये HUF है, HUF को उसकी अभी नितिशा डॉटर है, ठीक है, वो उसके फादर की डॉटर है, तो इन दैट केस शी इज अ मेंबर। तो HUF को उसके मेंबर से इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है। अब मेरे को बताओ, ऊपर क्लियरली लिखा है एनी मेंबर से मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, यही चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो HUF को गिफ्ट किया गया है प्रॉपर्टी, इसमें जो भी इनकम मिलेगा प्रॉपर्टी से बेटा कहाँ जाएगा, बोलो क्लबिंग होएगा। क्लबिंग देखो सेक्शन 64(2) बोल दिया है यहाँ पे। Immovable property received without consideration by a HUF from a relative is not taxable under section 56(2)(10). Since Nitisha is a member of the HUF, she is a relative of the HUF. However, income from such asset would be included in the hands of Nitisha under section 64(2). Very important बेटा, very important। ठीक है, next, Akshat received 100 shares of A Limited from his friend as a gift on the occasion of his 25th marriage anniversary। Marriage anniversary को भाड़ में निकालो, only marriage होता तो बात अलग होता। तो उसको 100 shares मिला। Fair market value on that date was ₹100 per share। ठीक है, he also received jewelry worth 45,000 fair market value from his nephew on the same day। From his nephew on the same day। सबसे पहले इसको जो प्रॉपर्टी मिल रहा है, एक तो शेयर्स मिल रहा है और एक ज्वेलरी मिल रहा है। क्या ये कैपिटल असेट है ऊपर के डेफिनेशन में? यस बेटा। अगर ऊपर भी जाओ तो सबसे पहले कैश मिला, कैश कैपिटल असेट है, वहाँ पे कैश तो सेपरेटली इंक्लूडेड है। हाउस प्रॉपर्टी, इस हाउस प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल असेट है, डेफिनेटली कैपिटल असेट है। अब यहाँ पे शेयर्स और ज्वेलरी मिला है, तो शेयर्स और ज्वेलरी कैपिटल असेट है, एब्सोल्युटली। तो कैपिटल असेट कितना टोटल वैल्यू का मिला है उसको? 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ पर शेयर, तो 10,000 हो गया। एंड 10,000 प्लस ज्वेलरी कितने का बेटा? ज्वेलरी 45,000 का, तो टोटल कितना हो गया? 55,000। तो 55,000 मिला। अब ये ज्वेलरी नेफ्यू से मिला, तो नेफ्यू और नीस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो ये जो 45,000 प्लस 10,000, 55,000 उसको मिला, दैट इज मोर देन 50,000 एंड हेंस दिस एंटायर थिंग इज टैक्सेबल फॉर मिस्टर अक्षत। ओके, पढ़ते
As per provisions of section 56(2)(10), in case aggregate fair market value of property other than immovable property received without consideration exceeds 50,000, the whole of the aggregate value shall be taxable. In this case 10,000 आपका शेयर से और 45,000 आपका this exceeds 50,000, hence the entire amount shall be taxable. ठीक है, entire amount taxable है. देन लास्ट क्वेश्चन, ये आ सकता है बेटा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये आपको सीधा 8 मार्क के लिए डाल देंगे वो लोग. ठीक है, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, डाल सकते हैं. किशन HUF गिफ्टेड अ कार टू द सन ऑफ कर्ता फॉर अचीविंग गुड मार्क्स इन वॉट एवर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, एक HUF है, एक HUF ने गिफ्ट किया कार. किसको? कर्ता के बेटे को गिफ्ट किया गाड़ी. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज 5,25,000. अब मेरे को बताओ, यहाँ पर जो अमाउंट है, ये जो उसको कितना मिला है 5,25,000. अब ये जो 5,25,000 है वो गिफ्ट क्या है? पहले बात तो क्या किया है? गिफ्ट कार की है. क्या ऊपर कार कैपिटल एसेट में कवर्ड है बेटा? इज कार कवर्ड इन कैपिटल एसेट? नो, इट इज नॉट कवर्ड सर. क्यों? क्योंकि वो पर्सनल मूवेबल हो गया ना. तो पर्सनल मूवेबल होएगा तो कहाँ से आएगा? आपका पर्सनल है ना, तो उसका बिजनेस के लिए नहीं है ये. तो ये चीज़ मैं आपको ऊपर समझा रहा था कि आपको जो कैपिटल एसेट है वो ऊपर का डेफिनेशन एंड द एक्सेप्शंस व्हिच आर गिवन इन कैपिटल गेन्स वो दोनों साथ में देखना पड़ता है. ठीक है, ओनली एंड ओनली देन वो कैपिटल एसेट डेफिनेशन में आता है कि नहीं देखना पड़ता है. तो अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी जो ऊपर लिस्ट दिए गए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखना पड़ेगा वेदर दे आर कवर्ड बाय कैपिटल गेन्स के एग्जम्पशंस, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, जैसे आपके पर्सनल मूवेबल, जैसे आपके रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे आपके गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स. ठीक है, स्पेशल बेरर बॉन्ड्स, ये सब आपको जो उधर दिया गया है, अगर ये उसमें आता है जिसके थ्रू वो लोग उसको कैपिटल एसेट के ही डेफिनेशन से निकाल रहे हैं, तो जब कैपिटल एसेट ही नहीं है तो फिर यहाँ पर 56(2)(10) अप्लाई ही नहीं होगा. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इट ओनली अप्लाइज टू कैपिटल एसेट. तो यू हैव टू रीड द कैपिटल गेन का चैप्टर एंड IFOs का चैप्टर टुगेदर, साथ में पढ़ना पड़ता है फॉर सेक्शन 56(2)(10). यू कैन नॉट जस्ट गो बाय द ऊपर के डेफिनेशंस जो आपको प्रॉपर्टी में दिया गया. Obviously those are very conclusive in nature, but you have to keep the exemptions also in mind. तो जो कार की अगर हम, जैसे मैं इतने टाइम से बात कर रहा था, कार इज अ पर्सनल मूवेबल ऑफ एनी पर्सन. ठीक है, अनटिल अनलेस यहाँ पे बोला होता बिजनेस एसेट है वगैरह, ऐसा कुछ बोला नहीं है. ठीक है, सो इट्स अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया तो ये कैपिटल एसेट ही नहीं है फॉर द सन. तो सन के लिए कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ही नहीं आता कैपिटल गेन्स के चैप्टर के हिसाब से. तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल. इट इज exempt. इट्स नॉट अ कैपिटल एसेट. Car is not included in the definition of property for the purpose of section 56(2)(10) and therefore the same shall not be taxable. ठीक है, तो नहीं होने वाला ये पर्टिकुलर चीज टैक्सेबल. नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. ये आपको इतना सब जो भाषण दिख रहा है ना, ये सब मैंने आपको पूरा का पूरा ऊपर बताया है. इट इज ओनली अ रेप्लिका ऑफ स्मॉल इश्यूज. ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को देख के कभी भी डरना नहीं है. ठीक है, एंड मैं अभी आपको वापस बोल रहा हूँ, ऐसे कंटिन्यूस वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नोटिफिकेशन बार भी ऑन रखना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको कंटिन्यूस अपडेट्स मिलते रहेंगे. आपके एग्जाम्स भी अभी नज़दीक आ रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन बटन हिट करना ज़रूर. ठीक है. मिस्टर हरी, अ प्रॉपर्टी डीलर. क्या है ये? प्रॉपर्टी डीलर है. सोल्ड अ बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश, हु इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स. वेरी गुड. For 90 lakhs on 1/1/2025 when the stamp duty value was 150 lakhs. ठीक है, तो उसने कितने में बेचा? 90 lakhs में बेचा, जबकि स्टैम्प ड्यूटी कितना था? 150 lakhs था. ठीक है, तो उधर ही घोटाला किया उसने. The agreement was however entered into on 1/9/24. तो अग्रीमेंट पहले एंटर किया था. ये आपको वो ऊपर वाला एग्जाम्पल जैसे ही कर रहे हैं. What they are trying to do is if whether we can take the stamp duty value as on date of agreement वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. The agreement was however entered on 1/9/24 when the stamp duty value was 140 lakhs. Mr. Hari had received a down payment of rupees 15 lakh by a crossed check from Rajesh on the date of agreement. Discuss the tax implications of Mr. Hari in the hands of Hari and Rajesh, assuming that Hari had purchased the building for 75 lakhs on 12th July 2023. ठीक है, अभी सबसे पहले क्रॉस चेक जैसे आप देखोगे बेटा, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि ये अकाउंट पे चेक नहीं है, अकाउंट पे ड्राफ्ट नहीं है, ECS नहीं है, ना ही वो प्रिस्क्राइब मोड्स ऑफ पेमेंट है. तो जब इसने वो प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट में 15 लाख नहीं दिया है, तो क्या हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को डेट ऑफ अग्रीमेंट पे ले सकते हैं? बोलो. नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते. ठीक है, तो फॉर अस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज फॉर मिस्टर हरी, सॉरी फॉर मिस्टर राजेश. ठीक है,
मिस्टर राजेश के लिए जो रहेगा स्टैम्प, क्योंकि ही इज़ द बायर ना, तो मिस्टर राजेश जो बायर है तो उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना लेगा, 150 लाख लेंगे, ठीक है। नाउ वील रीड आराम से बिकॉज ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। पहले इसका हरी की बात करते हैं। अभी हरी क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है, एंड एज पर प्रॉपर्टी डीलर जो पीजीबीपी का सेक्शन है, सेक्शन 43C है, बोलते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी को कम में बेच रहे हो तो आपके लिए टैक्स क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो आपका स्टैम्प ड्यूटी है। नाउ द डिफरेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले इन द हैंड्स ऑफ हरी द प्रोविजन सेक्शन 43CA, ठीक है, 43C एप्लीकेबल हो जाएगा, वुड बी अट्रैक्टेड since the building represents its stock in trade and he has transferred the same for a consideration which is less than stamp duty value and the stamp duty value exceeds 110% of consideration. Very simple, ठीक है। जो उसका सेल कंसिडरेशन कितना है, 90 लाख है, उसने कितने से कम में बेचा है, उसने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बेचा है। अभी ये हरी के लिए तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख से रहेगा बिकॉज ही हैज गिवन इट ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, जब सेल किया तभी, तो उसके लिए तो 1125 का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेना पड़ेगा। जो गिफ्ट वाले प्रोविजन है दोज आर फॉर मिस्टर राजेश, वो बाद में आएगा। ये तो 43C है, 43C जिस दिन बेचा उसने, जब उसने बेचा उसको पूरा कंसिडरेशन जब मिल गया तो वो दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या था, 150 लाख। तो उसने क्या किया, अभी देखो यहाँ पे नाउ under section 43CA the option to adopt the stamp duty value on the date of agreement can be exercised only if the whole or part of consideration has been received by these provisions. But is it so? नहीं मिला ना, 15 लाख तो उसको क्रॉस चेक से मिला है, तो क्या वो ऑप्शन ऑफ 140 लाख को एक्सरसाइज करने का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ही इज नॉट अलाउड टू डू इट, ओके। therefore rupees 75 lakh being the difference between stamp duty value on date of transfer and परचेज प्राइस, डेफिनेटली अभी ये जो हरी है उसको कितना हाथ में मिला, 90 लाख मिला, बट ये 90 लाख मिलने के टाइम पे उसने घोटाला कर दिया, उसने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचा। तो जब उसने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचा तो उसके लिए सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा बेटा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन। जो डिफरेंस है 90 माइनस 50, 90 माइनस 50 का 150 क्यों लिया, समझ में आ गया, क्योंकि उसने 140 का नहीं ले सकता बिकॉज ही गॉट 15 लाख बाय क्रॉस चेक। तो जब 15 लाख क्रॉस चेक से लाया है तो क्या वो 140 लाख को एक्सरसाइज कर सकता है मिस्टर हरी, नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख हो जाएगा। अब जैसे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख हो गया, उसको कितना पैसा मिला, 90 लाख मिला, तो उसका कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब डिफरेंस कितना है, 90 माइनस 150, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 60 लाख है, करेक्ट। अब दिस 60 lakhs एंड वो 10% ऑफ कंसिडरेशन, 90 lakhs का 10% कितना होता है, 9 lakhs होता है। तो इज 60 lakhs मोर देन 9 lakhs, एब्सोल्युटली। तो इफ 60 lakh इज मोर देन 9 lakhs देन इन दैट केस यहाँ पे 150 lakhs विल बी टेकन एज योर सेल वैल्यू। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद इट, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी इन द हैंड्स, कहाँ लिखा है ट्रांसफर सेम, हाँ 43C बेसिकली आपको बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी योर सेल वैल्यू, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल वैल्यू कब होता है, जब आपका डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन रिसीव्ड एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो 90 lakhs का कंसिडरेशन का 10% कितना है, 9 lakhs है, एंड डिफरेंस कितना है, 60 lakhs है। तो 60 lakhs इज मोर देन the stamp duty exceeds the 110%. तो स्टैम्प ड्यूटी जो 150 lakhs है दैट इज मोर देन 99 lakhs, ठीक है। 110% ऑफ कंसिडरेशन, 90 lakhs का 110 इज 99 lakhs। तो 99 lakhs तक अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहता है तो हम जाने देते, वी वुड हैव टेकन 90 lakhs एज अ सेल कंसिडरेशन फॉर मिस्टर हरी। बट इन दिस केस सिंस दैट इज नॉट द केस, तो वी हैव टू टेक 150 lakhs एज अ सेल वैल्यू। तो 90 lakhs आपको भले ही मिला है बट वी विल कंसिडर फॉर कंप्यूटेशन पर्पस 150 lakhs, क्योंकि आपने कम में बेचा। क्यों कम में बेचा, हो सकता है आपने कैश एलिमेंट ज़्यादा लिया रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग्स में ये सब होता है, ठीक है। नाउ 150 lakhs का जब उसने सेल वैल्यू हो गया तो 150 में उसका कॉस्ट कितना था, 75 lakhs था। अभी ये तो प्रॉपर्टी डीलर है ना, तो इसके लिए थोड़ी कैपिटल गेन्स आना है, तो ये 12 जुलाई वगैरह सब इररिलेवेंट है उसके लिए। तो 150 माइनस 75, तो उसका नेट 75 lakhs विल बी एक्स्ट्रा। बेसिकली 150 lakhs विल बी फुल्ली टेकन एज अ सेल वैल्यू, वही चीज़ बताया गया है।
ठीक है 150 therefore difference of 75 lakhs being the difference between stamp duty value and the purchase price would be charged as business income in the hands of Mr. Hari since the stamp duty value exceeds 110% of the consideration. वेरी सिंपल. तो इसके लिए बेसिकली बोल दिया भले हरी के लिए क्या बोल दिया इन दी एंड तुमको भले 90 लाख मिला है हम तो मानेंगे तुमको 150 लाख ही तुम्हारा सेल वैल्यू है. ओके अभी राजेश की बात करें. राजेश इज द बायर जिसके हाथ में IFRS लगने वाला. तो अभी उसके लिए भी डेट ऑफ अग्रीमेंट क्या रहेगा. ले सकते हैं क्या 140 लाख? नहीं ले सकते ना क्योंकि वो भी तो सेम गलती कर बैठे. तो उसके लिए भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना रहेगा 150 लाख रहेगा. अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये डिफरेंस. तो 150 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया. नाउ टू थिंग्स 50,000 रुपीज और 10% ऑफ कंसिडरेशन मैच्योर्स हायर. तो 9 लाख और 50,000 मैच्योर्स हायर 9 लाख आ जाएगा. डिफरेंस बिटवीन 90 एंड 150 60 लाख. तो इस 60 लाख मोर देन 9 लाख वो मैंने पहले हरी का इसमें ऐसा डाल दिया वो गलत था. ठीक है हरी के इसमें 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा करेगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टेकन एज सेल वैल्यू दैट इज सेक्शन 43CA. Now coming to Mr. Rajesh, 90 minus 150 60 is 60 more than 9 lakhs definitely. तो पूरा पूरा 60 lakhs will be taken as IFOS in the hands of Mr. Rajesh. यही लिखा है यहाँ पे देखो. 60 lakhs being the difference between stamp duty value and registration would be taxable under 56(2)(10) in the hands of Mr. Rajesh. ठीक है यही चीज़ देखो 9 लाख है 50,000 है यही सब चीज़ें बताएगा. ओके so this is the first case scenario. It's a very simple question बेटा. no problems at all. एक section 43CA का है एक section 56(2)(10) का एप्लीकेशन से. ठीक है nothing. अब क्या बोले would your answer be different if Hari was a share broker instead of a property dealer? डेफिनेटली डिफरेंट होता है 100%. ये शेयर ब्रोकर है तो ये प्रॉपर्टी डीलर है ही नहीं. तो जब प्रॉपर्टी डीलर नहीं है तब क्या होएगा 43CA एप्लीकेबल होएगा क्या नहीं होएगा. कैपिटल गेन्स आएंगे. ठीक है यहाँ पे देखो इन केस मिस्टर हरी इज अ शेयर ब्रोकर आपका इम्प्लीकेशन सब सेम ही रहने वाला है. ठीक है क्योंकि आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टेकन एज सेल कंसिडरेशन 150 लाख. लेकिन इन द केस ऑफ 75 लाख जो यहाँ पे आएगा एंड 12 जुलाई 23 है मतलब 24 मंथ्स देखना पड़ता है. 20 क्यों क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024. तो 24 मंथ्स देखना जाए तो जुलाई 23 जुलाई 24 एंड जुलाई 25 के अंदर ही बेचा है. तो इन दैट केस इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो ये जो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट 75 लाख में नहीं मिलेगा आपको. तो बेसिकली वही चीज़ 75 लाख का इनकम आपको इंस्टेड ऑफ बिजनेस इनकम में कैपिटल गेन्स में टैक्स हो जाएगा. 50C एप्लीकेबल हो जाएगा मेनली यहाँ पे. ठीक है इन केस हरी इज नॉट अ शेयर ब्रोकर एंड इज अ शेयर ब्रोकर एंड नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर the building would represent his capital asset and not stock in trade. In such a case the provision of section 50C would be applicable in the hands of Mr. Hari since the building is transferred for a consideration which is less than stamp duty value and the stamp duty value exceeds the 110% of the consideration. ठीक है तो यही चीज़ जो 43CA for business people 50C is for individual other than business people. And ये 75 lakhs being the difference between stamp duty value and the purchase price would be chargeable as short term capital gains. यही है मेन क्रक्स. बाकी पूरा भाषण ठोक के ना रहा है. और राजेश के लिए तो वही रहने वाला है उसका तो कुछ चेंज होने ही नहीं वाला है. ठीक है फॉर राजेश देयर वुड बी नो डिफरेंस इन द टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश वेदर मिस्टर हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर और अ स्टॉक ब्रोकर. ठीक है उन्होंने वापस वही ऊपर का पार्ट कॉपी करके डाल दिया. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. अगर ये आना है तो 8 मार्क्स के लिए फॉर श्योर उठा के डाल देंगे वो लोग. ठीक है फॉर श्योर. ठीक है फिर एक आध कोई नीचे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि अगर हरी रिलेटिव होता राजेश का तो क्या होता. ठीक है तो कुछ नहीं होता बेटा वो पूरा का पूरा एग्जाम हो जाता है क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जाम्प्ट. ठीक है हरी के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता या इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस के लिए भी होता तो भी नो टैक्स. गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव मतलब खत्म कुछ नहीं. ये स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशन मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता. रिलेटिव से मिल गया खत्म नो टैक्स. ठीक है पूरा का पूरा जीरो टैक्स हो जाता. मूविंग फॉरवर्ड नो ये सब प्लीज़ पढ़ना. ये सब बेसिकली आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी है कि नहीं वो सब बताया गया जहाँ पे दे आर टेलिंग यू इतना प्रीमियम भरा अपना कैपिटल अश्योर्ड सम अश्योर्ड का तो इतना एग्जाम्प्ट हो जाता है. तो गो थ्रू इट इट्स वेरी गुड यूजफुल है. ठीक है अच्छे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स दिए गए ऐसे यानी दे हैव गिवन गुड एग्जाम्पल्स. आई वेंट थ्रू देम इट वाज क्वाइट गुड. ठीक है नाउ कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर. अभी जैसा कोई डिजास्टर हो जाता है. ठीक है अर्थक्वेक हो गया दिल्ली में अभी रिसेंटली अर्थक्वेक हुआ था. अर्थक्वेक हो जाता है या फिर लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं तो इस केस में कॉम्पनसेशंस मिलता है. ठीक है कॉम्पनसेशन मिलता है कहाँ से जैसे लोकल अथॉरिटी से मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे अनाउंस कॉम्पनसेशन फॉर द पीपल हु आर अफेक्टेड. जैसे केदारनाथ का फ्लड्स हुआ था
तो केदारनाथ फ्लड्स के टाइम पे भी दे हैड अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन। तो ये जो कॉम्पनसेशन एसएससीज को मिलते हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू बी टैक्स, वो बता दिया एक एग्जेम्पशन। This clause exempts any amount received or receivable as compensation by an individual। क्यों received और receivable बोला है? Because method of accounting के basis पे होता है ना, accrual और cash basis, mercantile और cash। तो received or receivable as compensation by an individual or his legal heir on account of any disaster, from whom? From the central government or state government or local authorities। However, exemption would not be available in respect of any compensation for alleviating any damage or loss which has already been allowed as a deduction under the act। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डैमेज या लॉस का कोई डिडक्शन 100% मिल गया है तो फिर उसके लिए आपको और पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डिजास्टर हुआ, ठीक है, डिजास्टर में अगर मेरे को कुछ मेरा दुकान टूट गया तो दुकान टूटने का मेरे को पूरा का पूरा लॉस ऑलरेडी अलाउ हो जा रहा है फॉर एलिवेटिंग एनी डैमेज। ठीक है, तो इन दैट केस वो जो लॉस अगर मेरे को किधर और अलाउड हो रहा है तो मेरे को वापस जो पैसा मिलेगा ये भी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आप उधर एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हो। एनी वन वे में बोल दिया आपको। डिजास्टर का मतलब दिया कैटास्ट्रोफिक मिसहैप, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेस और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। It should have the effect of causing substantial loss of life or human suffering, damage and destruction of properties, damage to environment as well. It should be of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area। मतलब जैसे floods बोल सकते हैं। Now question number 5 देखते हैं। Compensation on account of disaster received from local authority by an individual or his legal heir is taxable। Examine the correctness of the statement with reference to provisions of। जब भी ऐसा कोई होता है ना बेटा with reference to provisions, it is mandatory to quote the sections। Please understand, ऐसे आपको ये सब tricks नहीं बताते। It is I am telling you this because I have observed these things in the suggested answers and stuffs कि with reference to provisions लिखा रहता है तो आपको sections quote करने का expectancies रहता है। ठीक है, if you quote sections you get high। देखो ये तो कोई भी देख के मैं भी बोल देगा कि हाँ exempt है, but presentation matters in examinations बेटा। You have to be very well presentable manner में लिखना पड़ता है, ठीक है, वरना फिर आपके और बाकी लोग के आंसर्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। You have to be extremely presentable, appropriate sections, appropriate language, ये सब रेफरेंस चाहिए रहता है। तो रेफरेंस अगर लिखा है ये कोई भी क्वेश्चन में पूरा किधर भी आप सीए कोर्स में देखो, अगर ये लिखा रहेगा तो डेफिनेटली सेक्शंस कोटेड रहेंगे ही रहेंगे 100%। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वो तो सबको पता है। ये 10 देखो एज पर सेक्शन 1010 BC। ओके, तो वो लिखा हुआ है, वो पढ़ लेना एग्जाम्पशन। However, the exemption is not available to extend such individual or legal heir has already been allowed a deduction under this act on account of such loss or damage caused by such। तो किधर और sections में आपको deductions मिल रहे हैं, ये वाला point बोल दिया है, तो किधर और आपको मिल रहे हैं तो वापस इधर exemption हम आपको नहीं देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एंड यहाँ पर एक है these are all about deductions अलाउड। सेक्शन 57 जो रहता है IFOS में भी आपको deductions अलाउड रहते हैं, ठीक है। if they are generally towards the earning of the income तो आपको एक deductions मिल जाते हैं उसके लिए। then यहाँ पे क्या बोल दिया है, in case of income by way of interest on compensations or enhanced compensation received or chargeable to tax under section 56(2)(8। यहाँ पे क्या बोल दिया है, अभी मैं आपको कैपिटल गेन में लेके जाऊंगा तो वहाँ पे एक सेक्शन था सेक्शन 45(2), ठीक है, जहाँ पे बोलता है कि एनहांस कॉम्पनसेशन अगर किसी को मिला है 45(1)(2) या ऐसे कुछ था, 45 में दिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे लिखा था एनहांस कॉम्पनसेशन अगर मिलता है, जैसे गवर्नमेंट आपका लैंड कंपल्सरी एक्वायर करते हैं तो वो आपको कॉम्पनसेशन देती है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आपको एनहांस करना चाहिए था, कॉम्पनसेशन कम दिया। तो एनहांस कॉम्पनसेशन पे भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन या एनहांस कॉम्पनसेशन, तो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट वहाँ पे लिखा है कैपिटल गेन चैप्टर में कि जब जिस साल में रिसीव होएगा उस साल में टैक्सेबल होएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ सच इनकम, नो डिडक्शन वुड बी अलाउड अंडर एनी अदर क्लॉज। तो यहाँ पे बोल दिया जिस साल में भी आपको ये कॉम्पनसेशन या एनहांस कॉम्पनसेशन का इंटरेस्ट मिलता है उस साल में वो टैक्सेबल होएगा, एंड उस साल में भी 50% का आप डिडक्शन ले सकते हो। बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 16, interest on enhanced compensation received by Mr. G during the previous year 24-25 is 5 lakh। तो टोटल कितना मिला उसको, 5 लाख मिला। आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 ये साल का है, 165 ये साल का है, 185 ये साल का है। डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशन इफ एनी ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम ऑफ दिस।
अभी यहाँ पर किधर भी उन्होंने लिखा नहीं है विद रेफरेंस टू प्रोविजन, तो इसलिए ये कोई बोला नहीं है, बट यू राइट सेक्शन 56 to 8, ठीक है, ये आप लिखो, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। The entire interest of 5 lakh would be taxable in the year of receipt, namely previous year 24-25, ये कैपिटल गेन के सेक्शन में बोल दिया गया। एंड IFRS में बोल दिया ये पर्टिकुलर चीज़ में से आपको 57(4), ठीक है, 50% का डिडक्शन मिल जाएगा आपको, ओके। एक्चुअली आई थिंक यहाँ पे उन्होंने सेक्शन वाइज नहीं कोट किया उसको, तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया 50% डिडक्शन दे दिया 2,50,000 एंड 2,50,000, तो जहाँ पे नहीं दिया उधर मत कोट करो सेक्शंस टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। तो दिस इज 2,50,000 will be taxable as interest on ahead income from other sources, ठीक है। चलो with this students, आज का ये लेक्चर we are done with it and I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्लीज डू नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। मजा नहीं है, ऐसे पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लीज लर्न आउट ऑफ दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड व्हाई एनी प्रोविजन इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉ, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट प्रोविजन बनाने के पीछे सोचती है, और वो सोच अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो देन आपको ये प्रोविजंस कभी टफ नहीं लगेंगे, क्वेश्चंस कभी टफ नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। डोंट डू एनी कोर्स विद द पॉइंट ऑफ जस्ट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, प्लीज, ठीक है। सीखो, grow yourself into a successful, a better person every day, and in that way only you can be successful, ठीक है। with this मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो इफ़ यू हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस, and please hit the subscribe button. It's a request from me because these things are completely free for everyone, ठीक है। So a subscription from your end definitely motivates me to do much more better for you all. And if you all have any difficulty, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कुछ भी सेक्शन जितना मैंने समझाया उसमें से हो, या जो नहीं समझाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स, अगर आपको कोई दूसरे सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको 150% रिप्लाई करूँगा, ठीक है, गारंटीड रिप्लाई, और आपको समझने तक मैं आपको रिप्लाई करूँगा। चाहिए अगर समझो वो सेक्शन बहुत बड़ा है तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। विद दिस आई एंड माई लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।